गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मीना दोचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोडायनेमिक सेकंड की हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे कार्नोट साइकिल। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई सिस्टम कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस से गुजरकर पुनः अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है। सर्वप्रथम 1824 में एक फ्रेंच इंजीनियर सादी कार्नो ने इस साइकिल की स्टडी की करके हीट को मैकेनिक वर्क में बदलने की युक्ति बताई, जिसे हम कहते हैं हीट इंजन। कार्नो के इस चक्रीय प्रोसेस को हम कहते हैं कार्नोट साइक्लिक। चक्रीय प्रोसेस को संपन्न करने के लिए एक ऐसा सिलेंडर लिया जाता है जिसमें एक भारहीन व घर्षणहीन पिस्टन लगा रहता है। इस सिलेंडर में 1 मोल गैस लेते हैं जो तंत्र है। इस तंत्र का द्रव्यमान निश्चित होता है। ताप T, प्रेशर P और वॉल्यूम V में से किन्हीं 2 वेरिएबलों की से सिस्टम की किसी भी स्टेट की व्याख्या की जा सकती है। कार्नोट साइक्लिक तथा हीट इंजन 2 हीट रिसीवर के मध्य कार्य करता है, जिसके जो टेम्परेचर हैं वो क्रमशः हैं T1 एंड T2। सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि हीट रिसीवर या ऊष्माकुंड क्या होता है। एक ऐसे सिस्टम को हम हीट रिसीवर कहते हैं जिसका टेम्परेचर सिस्टम के प्रत्येक भाग में समान होता है। इस सिस्टम की ओर ऊष्मा की कुछ मात्रा प्रवाहित करने से या इसमें से कुछ मात्रा हम हीट की निकाल लेते हैं तो सिस्टम के जो टेम्परेचर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब किसी हीट रिसीवर से कुछ ऊष्मा निकालते हैं तो यह सोर्स की भांति कार्य करता है, और यदि इसमें कुछ हीट को हम प्रवाहित होने दिया जाता है तो यह सिंक की भांति कार्य करता है। कार्नोट जो साइक्लिक है उसमें 4 प्रकार के रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जिसमें से गुजरकर सिस्टम अपनी इनिशियल अवस्था में आ जाता है। सबसे जो पहली है ये हम लोगों का कार्नोट साइक्लिक है, जिसमें हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन या समतापीय प्रसार। पहले सिलेंडर को T1 ताप वाले ऊष्मा कुंड से जोड़ते हैं। इस जो समय है सिस्टम का आयतन V1 और ताप P1 रहता है, जैसे कि आप इस चित्र में डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। अब इसे स्थिर ताप T1 पर गैस का हम प्रसार होने दिया जाता है, क्योंकि समतापी प्रसार है तो वॉल्यूम बढ़कर हमारे पास आ जाता है V1 से वॉल्यूम हो जाता है V2। इस समय जो प्रेशर होता है वो P2 है। चूँकि इस प्रक्रम के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अतः इस प्रक्रम में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी। यानी कहने का तात्पर्य है डेल्टा E इजिकल टू 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग डेल्टा E इजिकल टू Q1 माइनस W1। हमने देखा कि जो एनर्जी में चेंज है वो 0 है, तो Q1 इजिकल टू W1। कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का प्रसार V1 से वॉल्यूम होता V1 से V2 करने पर सिस्टम द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य हो जाएगा W1 इजिकल टू RT1 ln V2 अपॉन V1। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा कि Q1 बराबर है W1, तो Q1 इजिकल टू RT1 ln V2 अपॉन V1। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब हीट आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सिस्टम द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की। इसमें क्या है, रुद्धोष्म प्रसार या एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रुद्धोष्म परिस्थितियाँ प्राप्त करने के लिए सिलेंडर को ऐसे हीट रिसीवर से हटकर
ऐसे अचालक जैकेट में फिट करते हैं। चूँकि जो सिस्टम है हमारा वो क्या है, एडियाबैटिक, जिसमें सिस्टम में ना तो ऊष्मा ग्रहण की जाए और ना ऊष्मा बाहर निकली जाए। ऐसी परिस्थिति को हम कहते हैं रुद्धोष्म परिस्थिति। गैस का आयतन V2 से V3 हो गया, प्रेशर P3 हो गया और टेम्परेचर चूँकि ताप T1 से घटकर T2 हो जाता है। चूँकि इस प्रसार में रुद्धोष्म परिस्थिति में संपन्न करते हैं तो Q2 = 0। तो ऊष्मागति का प्रथम नियम के अकॉर्डिंग डेल्टा E = Q2 - W1। तो Q हमारा 0 है तो डेल्टा E हो जाएगा -W2। हम सभी जानते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, डेल्टा E = CV × dt। अतः जो डेल्टा E हो जाएगा वो डेल्टा E = -W1 = CV dt। ये रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य हो जाएगा W2 = CV T1 - T2। इसी तरह से समतापी संपीड़न आइसोथर्मल एक्सप्रेशन। अब सिलेंडर को रुद्धोष्म परिस्थिति से हटाकर कम ताप वाले T2 वाले हीट रिसीवर से जोड़ देते हैं और टेम्परेचर T2 तक पर गैस को कंप्रेस करते हैं। इस प्रोसेस में जो गैस का जो वॉल्यूम है वो V3 से घटकर क्या हो जाता है, क्योंकि गैस कंप्रेस कर रहे हैं तो V3 से घटकर वॉल्यूम V4 हो जाता है। इस समय इसका जो प्रेशर होता है वो P4 होता है। यह प्रोसेस समतापी है, अतः तंत्र की इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा E का मान 0 होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग डेल्टा E = Q3 - W3। अगेन डेल्टा E = 0। तो स्थिर ताप पर संपीड़न के लिए तंत्र पर जो किया गया कार्य है वो हो जाएगा -W3 = RT2 ln V4/V3। कहने का तात्पर्य है -Q3 = RT2 ln V4/V3, अर्थात सिस्टम के द्वारा त्यागी गई ऊष्मा सिस्टम पर किए गए कार्य के समान हो। लास्ट है रुद्धोष्म संपीड़न या एडियाबैटिक कंप्रेशन। चौथे और अंतिम पद में सिलेंडर को ऊष्मा कुंड से हटाकर वापस अचालक जैकेट में फिट करके रुद्धोष्म परिस्थितियाँ लाते हैं। अब पिस्टन द्वारा तंत्र पर W4 कार्य करके गैस को संपीड़ करके हम क्या करते हैं, मूल अवस्था में वॉल्यूम V1 पर लाते हैं जहां इसका दाब है P1। अर्थात सिस्टम कार्नो चक्र को पूर्ण करके अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन एडियाबैटिक कंप्रेशन। सिस्टम A से B में गया, D से C में आया, C से D में आया, उसके बाद पुनः सिस्टम D से A में आया, यानी अपनी प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण कर लिया। अर्थात तंत्र ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E = Q4 - W4। तो पूर्व चक्र में किए गए कार्य हो जाएगा W4 = CV T1 - T2। इक्वेशन सेकंड से W1, फोर्थ से W2 और 6 से W3 और 7 से W4 का मान रखने पर तो साइक्लिक प्रोसेस में किया गया कार्य हो जाएगा हमारे पास। जब हम इसे रखते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो RT1 ln V2/V1 + RT2 ln V4/V3। तो V1 तथा V4 एक रुद्धोष्म वक्र है, तो V2 तथा V4 एक दूसरे रुद्धोष्म वक्र पर है। तो V1/V2 = हो जाएगा V4/V3। तो इक्वेशन 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि RT1 ln V2/V1 + RT2 ln V1/V2, या R कॉमन ले लेंगे, T1 - T2 कॉमन निकल जाएगा ln V2/V1।
कार्नो साइक्लिक के जो फोर्थ प्रोसेस में रुदोशन प्रोसेस दो हैं व 4 में Q का मान 0 है, जबकि प्रोसेस 1 में सिस्टम Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और प्रोसेस 3 में तंत्र Q2 ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। अतः पूरे जो साइक्लिक प्रोसेस में ऊष्मा का प्रभाव है Q साइक्लिक Q1 माइनस Q3। तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 6 से जब हम Q1 और Q3 की वैल्यू रखते हैं तो हीट आता है साइक्लिक का RT1 माइनस T2 ln V2 अपॉन V1। तो उच्च ताप T1 पर अवशोषित ऊष्मा की कुल मात्रा Q1 है और इस पर उत्पन्न कार्य साइक्लिक, अतः 3 और 10 से जो कुल कार्नो चक्र की समीकरण है ये वाली, यह दर्शाता है कि उच्च ताप वाले ऊष्मा कुंड से ग्रहण की गई ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। इस कार्नो इंजन की दक्षता दोनों ऊष्मा कुंडों के ताप के अंतर पर निर्भर करती है। थैंक यू।